हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, एकलव्य सेशन के तहत जो है एक नई शुरुआत की जा रही है आप सभी के लिए। और अब जो है हिस्ट्री के जो सेक्शन है, अर्थात कंप्लीट हिस्ट्री का क्या किया जाएगा ना, डिस्कशन किया जाएगा। और पहले फेज में जो है हम अर्ली मिडिएवल इंडिया को लेकर के डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। 750 से लेकर के 1200 एडी तक का जो हिस्ट्री है, जिसके तहत हमें जो राजपूत स्टेट मिल रहा है, उन राजपूत स्टेट्स का या जो छोटे छोटे स्टेट्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे राज्य मिल रहे हैं, उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। और यहां से देखा गया है कि यूपीएससी से प्रश्न पूछा जाता है। कई बार इनके जो संस्थापक है उनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। कई बार यहाँ के लेखक जो है कौन किस काल से जुड़ा है वो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। कई बार कुछ महत्वपूर्ण किसी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक है उनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग आज जो है हम आपके सामने लेकर के हैं अर्ली मिडिएवल इंडिया या अर्ली मिडिएवल पीरियड इन इंडिया। 750 से लेकर 1200 एडी तक के जो इतिहास है उसको लेकर के डिस्कशन प्रारंभ किया जाएगा। और आज जो है इसका पहला लेक्चर है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अर्ली मिडिएवल इंडिया में भारत की स्थिति कैसी थी, या 750 से लेकर 1200 एडी तक जो है हम किस स्थिति की ओर थे। तो ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार इस समय काल को डार्क एज कहते हैं। क्यों डार्क एज कहते हैं? क्योंकि हम जो पूरा जो भारत है, अर्थात जो पूरी कंट्री थी, वो क्या है ना, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ प्रतिहार हमें दिखता है, पूर्व में हमें पाल डायनेस्टी दिखता है, दक्षिण में हमें जो है राष्ट्रकूट देखते हैं। इसके अलावा इसके बाद भी कई तरह का हमें क्या देखने को मिला है, बिखराव देखने को मिला है। जैसे चंदेल्स बनते हैं, परमार बनते हैं, जेजाक भुक्ति बनते हैं। तो इस प्रकार इस समय काल के दौरान जो है भारत कई स्टेट्स में बटे हुए थे, इसलिए इस काल को डार्क एज कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। साथ में अगर कहेंगे इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, तो इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यहां हमें नए आर्किटेक्चर को भी देखने को मिला और नए लिटरेसी सोर्सेस, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिला। कई ऐसे रचनाकार आए जिन्होंने जो है लिटरेरी सोर्स को मजबूत किया और नए आर्किटेक्चर अर्थात नए निर्माण भी हमें इसी डार्क एज में देखने को मिला है। तो डार्क एज की अगर हम बात करें तो ये जो डार्क एज है या जो अर्ली मिडिएवल पीरियड है, जो 750 से लेकर 1200 एडी का कहा तक का है, यहां हमें क्या दिख रहा है, अगर हम ठीक प्रकार से इसका आकलन करें तो अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या अनस्टेबल है, अर्थात राज्य उत्पन्न हो रहे हैं और वो फिर क्या हो रहे हैं, टूट करके फिर अन्य नए राज्य उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार बनना और बिखरने की जो सिलसिला है इस समय हमने को देखने को मिला। कई बड़े राज्य बने, फिर उससे टूट करके छोटे राज्य बनते चले गए। लेकिन इसी दौरान जो है हमें क्या देखने को मिला ना, इस दौरान हमें रिच कल्चर देखने को मिला। साथ में जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो है नयापन देखने को मिला। साथ में जो है लिटरेचर के क्षेत्र में भी एक नई एरा आया, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। अगर हम इस डार्क एज का या हम कहेंगे कि अर्ली मिडिएवल जो पीरियड है इसका हम डिवाइड करें तो ये दो फेज में डिवाइड किया जा सकता है। फेज वन में क्या है ना, 750 से लेकर के 1200 तक 1000 तक जो है फेज वन होंगे, और दूसरा फेज जो है 1000 से लेकर के 1200 तक जो है दूसरे फेज में रखा जाएगा। तो अर्ली मिडिएवल पीरियड के दो फेजेस हैं। पहले फेज में 750 से लेकर 1000 और दूसरे फेज में जो है 1000 से 1200 ईस्वी तक का रखा गया है। अब पहले फेज की विशेषता क्या है, दूसरे फेज की विशेषता है, उनको लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फेजेस ऑफ द पीरियड के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसे दो फेज में बांटा जा सकता है। पहला हो गया फर्स्ट फेज जिसमें 750 से लेकर 1000, और दूसरा जो है सेकेंड फेज जिसमें 1000 से लेकर के 1200 ईस्वी तक रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अंडर द पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए अब हम लोग को इसके फर्स्ट फेज की बात करेंगे। फर्स्ट फेज कब का है, 750 से लेकर के 1000। इस समय क्या है, अगर आपको याद होगा तो ट्रिपेराइट जो स्ट्रगल था या त्रिपक्षीय जो संघर्ष था जो कि कन्नौज को लेकर के हुआ था, और ये क्या था ना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट, अर्थात कन्नौज पर जो है अधिकार रखने के लिए जो है हमें क्या देखने को मिला ना, तीन बड़ी पॉलिटिकल पावर्स पूरे भारत में हमें देखने को मिला, या नॉर्दर्न पूरे भारत में ही हम कहेंगे कि जो है तीन पॉलिटिकल पावर जो कि कन्नौज को लेकर के क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो जो ट्रिपेराइट स्ट्रगल है वहां हमें देखने को मिलता है इसी फर्स्ट फेज में।
अब ये कौन कौन थे, तो ये हमें देखने को मिल रहा है एक तरफ जो है वेस्टर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट से हमें देखने को मिल रहा है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार हमें जो है उत्तर भारत से दिख रहा है। पूर्वी भारत से हमें क्या दिख रहा है ना, पूर्वी भारत में हमें दिख रहा है पाल डायनेस्टी जो है पूर्वी भारत से दिख रहा है। वहीं साउथ से हमें क्या दिख रहा है, तो साउथ से हमें दिख रहा है राष्ट्रकूटास दिख रहा है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का जो स्थापना किया गया नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया। पाल का स्थापना जो है, पाल एम्पायर की स्थापना जो है गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया है। वहीं राष्ट्रकूट की जो स्थापना किया गया वो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया है। तो ये चीजें भी याद रखिएगा कौन किसके संस्थापक हैं। ठीक है, अगर गुर्जर प्रतिहार के समय काल को कहें तो 750 से लेकर के 1101 तक का समय काल, पाल का भी यही जो है समय काल माना जाता है। राष्ट्रकूटास का समय काल जो है 735 से लेकर 900 जो है 82 तक का है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट फेज है ये 750 से लेकर के 1000 एडी तक, यहां हमें क्या दिख रहा है ना, राइज ऑफ 3 पॉलिटिकल पावर्स, 3 पॉलिटिकल पावर के राइज होना है दिख रहा है। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, दूसरे तरफ जो है पाला डायनेस्टी, और तीसरा हो गया राष्ट्रकूटास। ठीक है, और इन सब का, इन तीनों के मध्य जो युद्ध हो रहा है वो किसको लेकर के हो रहा है ना, कन्नौज पर अधिकार को लेकर के हो रहा है। एक तरफ प्रतिहार यहां पर आ रहे हैं, इनका पालों के साथ संघर्ष हो रहा है, और दक्षिण से जो है राष्ट्रकूट जो है इन जो है बीच बीच में क्या कर रहे हैं, इन पर इन्वेजन कर रहे हैं। तो ये 3 जो है हमें क्या दिख रहे हैं ना, पॉलिटिकल पावर इस दौरान देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि सेकंड फेज में क्या कुछ हुआ। सेकंड फेज की अगर हम बात करें, सेकंड फेज शुरू कब से हो रहा है, 1000 से लेकर 1200 एडी। सेकंड फेज में देखा जा रहा है कि ब्रेकिंग हो रहा है, खास करके जो है गुर्जर प्रतिहार का ब्रेकिंग हो गया। और जैसे ही गुर्जर प्रतिहार जैसे राज्यों का डिक्लाइन होता है तो कई नए छोटे छोटे राजपूत स्टेट बन करके आते हैं, जैसे चाहवान, शंख भरी के चाहवान की उत्पत्ति होती है, बुंदेलखंड के चंदेलों की उत्पत्ति होती है, इसके अलावा मालवा के परमारों की उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ अन्य कई और जो है क्या है ना, छोटे छोटे जो है राजपूत स्टेट जो है, कन्नौज के गढ़वाल, कन्नौज के गढ़वाल को भी याद रखिएगा। तो कन्नौज के गढ़वाल भी जो है इसके बाद उत्पत्ति होते हैं। तो 1000 से 12 अर्थात जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में जो है गुर्जर प्रतिहार का हमें डिक्लाइन देखने को मिला, और इन स्टेट्स के डिक्लाइन से हमें क्या देखने को मिला ना, बहुत सारे अन्य राजपूत स्टेट बनते हुए देखने को मिले। इसके अलावा और क्या कुछ चीजें हैं, और इन डिक्लाइन का कारण क्या था, इस डिक्लाइन का मूल रूप से कारण था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से हमें 2 आक्रमण देखने को मिल रहा, एक तो मोहम्मद गजनी का, दूसरा मोहम्मद गौरी का आक्रमण। एक तो 11वीं सेंचुरी में, दूसरा क्या था ना 12वीं सेंचुरी में यह आक्रमण हुआ, और इस कारण से गुर्जर प्रतिहार के जो डायनेस्टी थे वो डिक्लाइन की ओर चला गया। साउथ से यहां राष्ट्रकूट शासकों का आक्रमण हो रहा था, इसके कारण भी गुर्जर प्रतिहार का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के डिक्लाइन से हमें क्या मिला, चाहमान्स मिले, चंदेल्स मिले, परमार्स मिले, कन्नौज के गढ़वाल मिले, गुजरात के कच्छप घाट मिले। तो इस तरह से कई अन्य जो है हमें राजपूत स्टेट बनता हुआ दिखता है, या राइज ऑफ राजपूत स्टेट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आज का जो टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है ना द राइज ऑफ गुर्जर प्रतिहार। आज हम लोग बात करेंगे गुर्जर प्रतिहारों का जो राइज हुआ वो किस प्रकार हुआ, अर्थात ये एक बड़े पॉलिटिकल पावर के रूप में किस प्रकार है। परंतु याद रखिएगा ये संक्षेप में होगा, बहुत लॉन्ग पे हम नहीं जा रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में जो इसके प्रमुख शासक है उनको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जहां हमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन से हमें जो है गुर्जर शब्द या गुर्जर जाति का उल्लेख होता है, तो या गुर्जरों का उल्लेख होता है। इसके साथ साथ जो है हर्षचरित से भी हमें गुर्जरों का उल्लेख प्राप्त होता है। वैन संघ के द्वारा भी गुर्जरों का उल्लेख किया गया है। साथ में अगर हम कहेंगे कि मूल रूप से अगर गुर्जर प्रतिहार शासकों में से अगर हम देखें तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है उससे जो है हमें क्या मिल रहा है ना, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो है यह
ग्वालियर अभिलेख से जो है इस वंश के बारे में जो हमें बहुत कुछ क्या मिल रहा है ना, जो डेटा है वो हमें प्राप्त हो रहा है। साथ में अगर हम और भी रिसोर्सेज की बात करें तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो कि महेंद्र पाल प्रथम और महीपाल के दरबार में जो है क्या करते थे, निवास करते थे। और इनके द्वारा जो है क्या कुछ लिखा गया है ना, काव्य मीमांसा लिखा गया था, इसके साथ साथ कर्पूर मंजरी लिखा गया है, बिदसाल भज्जिका भी लिखा गया है, अन्य कई और रचनाएं, अर्थात कुल 5 रचनाएं की गई, जिनमें 3 का नाम मैं दे रहा हूं, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और बिदसाल भज्जिका। ठीक है, तो ये 3 जो है किसके द्वारा लिखे गए, राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, जो कि महेंद्र पाल और महीपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। तो लिटरेरी सोर्सेज से भी हमें यहाँ के अर्थात गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिल रहा है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो कि मिहिर भोज के द्वारा, वहां भी हमें इस वंश के बारे में या मिहिर भोज के बारे में जानकारी का स्रोत है। अहोल इंस्क्रिप्शन, हर्षचरित और वेन संघ में भी गुर्जरों का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ मिहिर भोज के शासनकाल में जो है सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान ने भी मिहिर भोज के शासनकाल का जो है क्या क्या वर्णन किया है। तो इन सभी वर्णनों के द्वारा ये क्या है, सोर्सेस हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या क्या संस्थापित किया गया था। 730 से लेकर के 760 ईस्वी तक जो है क्या मिल रहा है ना, इनका समय काल हमें प्राप्त हो रहा है। इस समय जो है गुर्जर प्रतिहार बहुत कम क्षेत्रों में सीमित था और नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है मालवा का क्षेत्र या अवंती के क्षेत्र को क्या बनाया गया था, कैपिटल बनाया गया था। इन्होंने गुजरात के कुछ क्षेत्रों को भी विजित किया था, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि पश्चिम की ओर से जो अरबियन आक्रमण था उन्हें ये रोक करके रखे थे। तो नागभट्ट प्रथम ने जो है मालवा के अवंती का जो क्षेत्र है या मालवा का जो क्षेत्र है वहां अपना कैपिटल बनाया। भारत के पश्चिम की ओर से जो आक्रमण हो रहे थे उसे रोक करके रखा, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन ये अब जो है पूरे नॉर्दर्न भारत में जो है एक बड़े पॉलिटिकल पावर्स के तौर पर जो है ये अभी तक नहीं उभरे थे। अब इसके बाद का जो शासक है वो कौन है, इसके बाद का शासक हमें दिखता है वत्सराज। वत्सराज के दौरान क्या कुछ हुआ, वत्सराज का जो समय काल है वो कितना है, तो वत्सराज का जो समय काल है वो 775 से लेकर के जो है 775 से लेकर के जो है 800 एडी तक का है। और इस दौरान जो है हम कह सकते हैं कि एक बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में जो है गुर्जर प्रतिहार दिखने लगा था। चूंकि इनका जो क्षेत्र है वो अब कहां तक पहुंच गया था ना, वो ईस्टर्न के पाल वंश तक भी पहुंच गया था। थार के रेगिस्तान से लेकर के बंगाल तक अर्थात ईस्ट या पाल वंश तक जो है हम कह सकते हैं इनका क्या हो गया था ना, क्षेत्र पहुंच गया था। तो इस प्रकार वत्सराज के समय काल के दौरान गुर्जरों का जो एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा हो गया और इनके द्वारा जो है बंगाल के पाल वंशों के पाल शासकों तत्कालीन जो शासक थे धर्मपाल, उनके विरुद्ध जो है युद्ध किया गया था। और इसके लिए जो हमें सूचनाओं का स्रोत है वो क्या है ना, गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, उनके राधानुपुर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें ये सूचना प्राप्त हो रहा है कि वत्सराज के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था, कहां ना, पाल डायनेस्टी में। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरी ओर जो है और भी कई महत्वपूर्ण वत्सराज को लेकर के है। वत्सराज ने कन्नौज में जो है आयुध शासक इंद्रयुद्ध को हराया था और उन्हें अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी सूचना हमें कैसे प्राप्त हो रही है ना, जैनाक कवि जो है पृथ्वीराज विजय में जो है हमें इसकी सूचना प्राप्त हो रही है कि वत्सराज द्वारा जो है कन्नौज में इंद्रयुद्ध को भी परास्त किया गया था, साथ में धर्मपाल को भी परास्त किया गया था। तो ये सूचना हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वत्सराज के द्वारा जो है राणा हस्तिन की उपाधि लिया गया था जब वे बंगाल का विजय कर लेते, या श्री राणा हस्ती की उपाधि लिया गया था। ठीक है, चलिए, तो वत्सराज वो प्रथम शासक थे जिन्होंने जो है प्रतिहारों को कहां तक पहुंचाया, ईस्टर्न पार्ट तक पहुंचा दिया, पाल शासकों तक पहुंचा दिया और धर्मपाल को पराजित भी किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो शासक है वो कौन है। तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण शासक है वह है नागभट्ट सेकंड।
सेकंड नागभट्ट द्वितीय जो है महत्वपूर्ण शासक है और इनका समय काल कितना है, इनका समय काल जो है वो है 800 से लेकर के 833। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय की जो सैनिक उपलब्धियां है, इनकी जो सैनिक उपलब्धियां है उसके जानकारी का स्रोत क्या है, उसके जानकारी का स्रोत है ग्वालियर जो इंस्क्रिप्शन है वो इसके जानकारी का स्रोत है। उससे हमें ज्ञात होता है कि इन्होंने कई राज्यों को डिफीट किया था। ठीक है, और हालांकि ये गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के द्वारा जो है पराजित हुए थे, लेकिन इन्होंने बाद में जाकर के क्या किया था ना, कन्नौज के जो है चक्रायुद्ध डिफीट चक्रायुद्ध को क्या किया था, हटा दिया था। वहां से क्या किया था, चक्रायुद्ध को हटा दिया गया था और उसके बाद इन्होंने जो है परम भट्टारक, महाराजा धीराज या परमेश्वर की उपाधि को जो है ग्रहण किया गया था। अर्थात इन्होंने जो है क्या किया था कि कन्नौज का आक्रमण किया और चक्रयुद्ध को हटाते हुए स्वयं के लिए परम भट्टारक, महाराजा धीराज या परमेश्वर जैसी उपाधियां जो है धारण किए गए हैं। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय क्या थे ने एक प्रमुख शासक थे जो कि कन्नौज पर जो है उन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद जो हमें महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलता है वह है मिहिर भोज, जिन्हें जो है आदि वराह की उपाधि जो है जिन्होंने धारण किया था। ये जो है विष्णु के उपासक माने जाते थे और आदि वराह की उपाधि इन्होंने धारण किया था। इनकी राजधानी क्या था, तो इनकी राजधानी जो कन्नौज था। मिहिर भोज की कई उपलब्धियां हैं। इन्होंने अपने शासन को जो है एक छत्र तरीके से बांध कर रखा, राष्ट्रकूटों से भी स्वयं को बचा कर रखा, पालों के साथ भी इनका संघर्ष हुआ। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो शासन का जो क्षेत्र है उन्हें मूल रूप से क्या किया ना, एक छत्र में बांध करके रखा था। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय पर जो है इन्होंने आक्रमण किया। हालांकि उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुआ था। गुजरात के जो राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव द्वितीय के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता जो है नहीं प्राप्त हुआ था। उज्जैन के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के हाथों से जो है ये पराजित हुए थे। उज्जैन के युद्ध में जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के हाथों में क्या हो गए थे, ये पराजित हुए थे। देवपाल के बाद जो है इन्होंने जो है क्या किया था, नारायण पाल वंश के जो है नारायण पाल है उनको क्या किया था, इन्होंने हराया था। ठीक है, तो इस प्रकार मिहिर भोज जो है ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने जो है अपनी सत्ता को बचा करके रखा और अपने शासन का क्या किया था, विस्तार किया था। मिहिर भोज की सबसे प्रमुख उपलब्धि यह है कि मिहिर भोज के जो लेख हैं ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमें इस गुर्जर प्रतिहार वंशों के बारे में बहुत से क्या मिलते हैं ना, इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मिहिर भोज के बाद कौन महत्वपूर्ण शासक है। तो मिहिर भोज के बाद हमें प्राप्त हो रहा है महेंद्रपाल प्रथम और उसके बाद महिपाल। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम भी जो है एक महत्वपूर्ण शासक थे। इनके कई लेख जो है हमें बिहार से प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कवि राजशेखर निवास करते थे, जिनके द्वारा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बिदसाल भज्जिका, इसके साथ साथ अन्य दो रचनाएं भी किए गए हैं। तो ये दोनों भी जो है क्या थे ना, गुर्जर प्रतिहारों के एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। गुर्जर प्रतिहारों के अगर अन्य शासकों की हम बात करें तो इसके बाद जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, भोज द्वितीय प्राप्त हो रहे हैं और उसके बाद महिपाल प्रथम, और फिर जो है गुर्जर प्रतिहारों की स्थिति धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, वो कमजोर होते चले गए। और इस दौरान जो है इनकी कमजोरी के कारण क्या हुआ ना, इनकी कमजोरी के कारण जो है मालवा के परमारों की उत्पत्ति हुई, साथ में जो है बुंदेलखंड के चंदुलों की उत्पत्ति हुई और इसके साथ साथ जो है कलचूरी चेदीस की उत्पत्ति हुए, साथ में चाहमांस के सांक भरी के चाहमांस की उत्पत्ति हुआ। गुजरात के जो है कन्नौज के गढ़वाल, जैसे कि मैंने कहा कन्नौज के गढ़वालों की उत्पत्ति हुई, इसके साथ साथ कच्छप घातों की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे कई अन्य छोटे छोटे राजपूत शासकों को जो उत्पत्ति हुआ, कब, जब जो है गुर्जर प्रतिहार शासन जो है वो डिक्लाइन स्टेट में पहुंच गया। चलिए, गुर्जर प्रतिहार के जो डिक्लाइन स्टेज में क्या कुछ हुआ उसमें थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। इसी समय जब डिक्लाइन स्टेज था तब उस समय क्या हो गया ना, राष्ट्रकूट शासक इंद्र द्वितीय का जो है यहाँ पर आक्रमण हुआ और उन्होंने जो है क्या किया, 916 ईस्वी के आसपास जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही पश्चिम से जो है मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ, जिसके कारण गुर्जर प्रतिहार के जो शासक थे राज्यपाल, वो क्या हो गए,
भाग खड़े हो गए। उनके इस कमजोर स्थिति को देखते हुए चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा जो है एक संघ बनाते हुए राजपाल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है त्रिलोचन पाल और यशपाल के रूप में जो है क्या मिलता है ना, गुर्जर प्रतिहार के जो है कमजोर शासक देखने को मिलते हैं, अर्थात यशपाल जो है इसके अंतिम शासक के तौर पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, मिहिर भोज को लेकर के काफी प्रश्न पूछा जाता है और मिहिर भोज का जो समय काल है वो 836 एडी से लेकर के जो है कितना है 885 सी। ठीक है, और इस समय काल के दौरान हमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है ना, यहाँ अरब यात्री सुलेमान के द्वारा याद रखिएगा मिहिर भोज के शासन काल को लेकर के वर्णन किया गया। अल मसूदी के द्वारा भी भोज के शासन शक्तियों को लेकर के जिक्र किया कि उन्होंने किस तरह पश्चिम से जो आक्रमण थे उनको रोक करके रखा था, या उनके भय के कारण वो हमेशा भय में रहते थे। ये चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है। साथ में जो महेंद्रपाल प्रथम के दौरान राजशेखर, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि राजशेखर निवास करते थे, जिनके द्वारा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और क्या लिखा गया था, 20 साल भटचिका भी लिखा गया था। तो ये दोनों लिटरेरी सोर्सेस है जिसे बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता है। तो ये जो है आज से याद रखिएगा, आज से 750 से लेकर के 1200 एडी तक का इतिहास को लेकर के जो है आज पहला स्टार्टिंग था, जिसके तहत जो है हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया ना, हम लोगों ने जो है गुर्जर प्रतिहारों को लेकर के क्या किया, डिस्कशन किया। और आगे इसके बाद जो है हम आगे जो है हम पाल डायनेस्टी को लेकर के चर्चा डिस्कशन करेंगे, फिर राष्ट्रकूटों को लेकर डिस्कशन करेंगे, फिर कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसको भी लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इस प्रकार 750 से लेकर 1200 एडी काल के दौरान संपूर्ण जो इतिहास है उसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।